नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये धड़ाम से इतनी गिरावट आखिर इस शेयर में क्यों हो गई। कुछ बातें आपको पता होगी, लेकिन एग्जैक्टली इस शेयर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या शेयर की रीज़नेबल वैल्यूएशन होनी चाहिए और क्या इस शेयर में आपको निवेशित रहना है या नहीं रहना है, इसके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर ये करती क्या है। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज क्या हुआ, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं एनएसई बीएसई पर, तो उनको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक्स की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की खरीद या फरोख्त करने में एक मीडिएटर का काम करता है। एग्जैक्टली क्या करता है वो अभी हम समझेंगे। अब इस एक्सचेंज की जो स्थापना है वो 2008 में हुई और इसका जो आईपीओ आया वो अक्टूबर 2017 में आया। इसके बारे में एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जैसे एमसीएक्स है, जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की या इस तरह के जो मेटल्स की और एनर्जी की जो ट्रेडिंग होती है, उनसे ये एक्सचेंज कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, जो एमसीएक्स पर जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की होती है और फिजिकल सेटलमेंट का भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में, यानी कि अगर आपने फ्यूचर्स या ऑप्शंस खरीद लिए, या तो आप उनको स्क्वायर ऑफ कर दें, यानी कि अगर आपने ख़रीदा है तो उनको बेच दें आपके एक्सपायरी से पहले, और अगर आपने बेचा है तो उनको ख़रीद लें। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको फिज़िकल डिलीवरी लेनी पड़ सकती है या देनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर इस एनर्जी एक्सचेंज में आपको कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग नहीं होती है। ये फिज़िकल इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली जो उत्पादन होती है वो ट्रेड होती है। किन किन के बीच में, तो एक तरफ जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि किसी ने बिजली बनाई, पावर प्रोड्यूसर, और दूसरी तरफ कौन सी है, दूसरी तरफ वो कंपनी जिनको बिजली खरीदनी है, जैसे डिस्कॉम, जो आपके और हमारे घर तक बिजली सप्लाई करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि शहरों में जैसे गर्मी में डिमांड बढ़ गई तो उनकी बिजली की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पर बिजली की शॉर्टेज हो रही है, वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोई साधन नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, तो वो जो नेशनल ग्रिड हमारा बना हुआ है, यानी कि हमारा जो देश है वो इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और कंज्यूमर्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो जो पूरा नेटवर्क है, वो तारों का जाल जो है, उसको नेशनल ग्रिड बोलते हैं। तो ये जैसे जहाँ इस स्टेट में वो शॉर्टेज हुई, वो एनर्जी एक्सचेंज वाले के यहाँ जाएगा और अपनी बिड, यानी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करता है, और उस रिक्वायरमेंट के, तो वो बायर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। सेलर कौन हुआ, जो कहीं प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वह नॉर्थ में कर रहा है चाहे साउथ में कर रहा है, क्योंकि वो ग्रिड से जुड़ा हुआ है। तो कहीं से कहीं का भी बायर हो सकता है, कहीं का भी सेलर हो सकता है, और बीच में मीडिएटर ये होते हैं। तो ये बेसिकली फिजिकल सेटलमेंट है। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब ये है, कोई फ्यूचर ऑप्शंस नहीं है कि मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन, ऐसा कोई तरीका नहीं है। बिजली की जिसको रिक्वायरमेंट है वो खरीदेगा, लेके जाएगा, और जिसको बेचना है वो सप्लाई करेगा। एक चीज़ ये। अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। तो ये जो करती है ना, ये जो डिमांड और भारत में इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करती है, किस तरीके से कि उसकी डिमांड और सप्लाई में मिसमैच नहीं हो। मतलब ये देश की भलाई के लिए एक एजेंसी बनाई गई है कि भाई ऐसा नहीं हो कि किसी जगह तो पावर सरप्लस हो और चूंकि पावर आप स्टोर नहीं कर सकते तो वहाँ तो पावर वेस्ट हो रही है, और कई स्टेट्स में या कई जगहों पर ऐसा हो कि पावर अवेलेबल ही नहीं है। तो इनको यूनिफॉर्मिटी लाने में, यानी डिमांड और सप्लाई के गैप में मैचिंग कराने के लिए
और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लाने के लिए, यानी प्राइसिंग अल्टीमेटली उपभोक्ता तो हम है ना, हम और आप या इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको देना पड़ता है। तो रीजनेबल प्राइस हो, मार्केट में कंपटीशन हो, साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई का मिसमैच नहीं हो, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल रेगुलेटरी एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। अब ये जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसे एक्सचेंजेस को भी रेगुलेट करती है। तो इन्होंने अभी पिछले दिनों एक ऑर्डर पास किया 23 जुलाई को, और उन्होंने अपने ऑर्डर में ये बोला कि भाई अब 2026 जनवरी से हम मार्केट में जो एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट है, उसमें मार्केट कपलिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली मार्केट कपलिंग क्या होती है वो इस वीडियो में आगे समझेंगे, और उससे पहले आपको काफ़ी सारी टर्म समझनी पड़ेगी कि आखिर मार्केट कपलिंग कैसे इफेक्टिव होती है और कैसे इसको IEX के शेयर को इम्पैक्ट करेगी। तो क्या है कि उन्होंने ये जब ऑर्डर दिया तो शेयर बाज़ार में भूचाल आ गया इस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर में, और शेयर धड़ाम से गिर गया। अब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, आपको ये सब चीज़ें समझाने के लिए मैं इसके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होती है, ठीक है, फिजिकल सेटलमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी को परचेज किया जाता है। ये दो बातें समझ में आ गई। अब आपको 3 टर्म, ये इनके बिजनेस सेगमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बिजनेस सेगमेंट में बताता हूँ। तो मेन इनके जो सेगमेंट्स हैं ना वो 3 हैं। एक है डे अहेड मार्केट DAM, दूसरा है रियल टाइम मार्केट RTM, तीसरा है टर्म अहेड मार्केट TAM, और जो चौथा है ना वो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। एक एक करके इनको समझते हैं कि ये DAM या डे अहेड मार्केट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके शहर में जो भी डिस्कॉम है, वहाँ वो उसको ये लगता है कि यार जो कल बिजली इतनी कंज्यूम हो रही है कि कल अपने को जो बिजली की रिक्वायरमेंट होगी ना वो शॉर्ट होगी, तो पब्लिक चिल्लाएगी, ब्लैकआउट्स होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है नहीं बिजली प्रोड्यूस करने की, तो मैं पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद लेता हूँ। तो अगर नेक्स्ट डे उस बिजली को आप खरीद रहे हो, जिस दिन आप बिडिंग कर रहे हो, जिस दिन आप बोली लगा रहे हो, उसके अगले दिन आप खरीद रहे हो उस बिजली को, तो उसको डे अहेड मार्केट बोला जाता है। तो होता ये है कि जिन को बिजली एक सर्टेन टाइम पर चाहिए होती, 15-15 मिनट के स्लॉट में एक्चुअली बिजली की बिडिंग होती है। अब 15 मिनट का स्लॉट का क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं बायर हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि आज मैं ये कहूँगा, जब मैं बिड लगाऊँगा अपनी, तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे कल दोपहर 12 बजे से लेके 12:15 बजे, यानी 12:15, वो 15 मिनट का स्लॉट हो गया, ठीक है, उस स्लॉट में मुझे 10 मेगावाट बिजली चाहिए। तो मैं 15-15 मिनट के स्लॉट में बिडिंग करता हूँ। इधर मेरे पास कोई सप्लायर भी हो सकता है, पूरे देश से सप्लायर आते हैं, कि जैसे मैंने बताया एक तरफ से पावर प्रोड्यूसर हैं, दूसरी तरफ पावर कंज्यूमर, और बीच में एक्सचेंज है। तो वो जब पिछले दिन बिडिंग करते हैं तो ऐसे ही कोई सप्लाई वाला भी होगा, वो ये कहेगा ठीक है आप 10 मेगावाट बिजली दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे तक देने को तैयार हैं, लेने को तैयार हैं, तो मैं इस टाइम में आपको इतनी, मेरे पास टोटल 20 मेगावाट है, तो मैं 10 मेगावाट आपको इस रेट पे दे दूंगा। तो एक वो रेट बताएगा, एक सप्लाई जो बायर है वो अपनी रेट बताएगा। इसके बाद क्या होता है कि जब ये बिडिंग पूरे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हर टाइम फ्रेम के लिए जब बिडिंग होती है, कोई 12 से 12:15 बताएगा, कोई 1 से 1:15 के बीच में बताएगा, कोई 1:15 से 1:30 के बीच में बताएगा, कोई 2 से 2:30 के बीच में बताएगा, ठीक है, 2-2.5, 1:15 का मतलब 1:15। तो जब ये 15-15 मिनट के स्लॉट्स में सबने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रख दी बायर्स ने, और वो उस स्लॉट से रिलेटेड के पैरेलल उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो सेलर है या प्रोड्यूसर है उसने अपनी बिड डाल दी। फिर ये क्या करते हैं एनर्जी एक्सचेंज वाले,
ये अपनी उन बिड्स को, जैसे ऑर्डर मैचिंग अपनी होती है, ठीक है, तो 9 से 9:07 तक जो ऑर्डर मैचिंग होती है अपने, जब एक्सचेंज खुलता है उससे पहले, तो उस तरह की ऑर्डर मैचिंग हो जाती है और एक प्राइस डिसाइड करते हैं जिसको प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। तो उस प्राइस डिस्कवरी पे हर 15 मिनट के स्लॉट पर डिसाइड होता है कि ये किस रेट पर बिजली खरीदी जाएगी और किस रेट पर बिजली बेची जाएगी। तो ये डे अहेड मार्केट, तो जब पिछले दिन ये तय हो जाता है कि भाई हाँ ये सप्लायर होगा और ये बायर होगा, तो अगले दिन उसी टाइम स्लॉट पर, जो टाइम स्लॉट आपसे तय हुआ है, उस टाइम स्लॉट पर जो सेलर है यानी प्रोड्यूसर है बिजली का, उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि वो ये डिस्कॉम है, ये जो बायर है, इसको बिजली सप्लाई कर दे गिवन रेट पर, ठीक है। अब पैसे का सेटलमेंट कैसे होता है, तो जो या तो एडवांस पेमेंट बिजली के बायर से लिया जाता है और एक्सचेंज लेता है उससे पैसे, या एक अप्रूव्ड जो बैंक गारंटी होती है, तो वो बैंक गारंटी वगैरह ये ले लेते हैं। तो ये टोटल फंक्शनिंग हुई आपकी डे अहेड मार्केट की। अब जो दूसरा मार्केट है वो है रियल टाइम मार्केट। अब रियल टाइम मार्केट में क्या है, रियल टाइम मार्केट में है कि भाई मेरे पास तो अगले घंटे के लिए बिजली नहीं है, कल की बात तो छोड़ो, मेरा तो इतना ज़बरदस्त कंजम्पशन हो रहा है और मेरा एक प्लांट जो था स्टेट में वो बंद हो गया, तो अब मुझे बिजली की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो वो रियल टाइम मार्केट है। तो अगले घंटे के लिए आज बिडिंग होगी और अगले घंटे के लिए बिडिंग होगी, वही मैचिंग होगी। मैचिंग के बाद जो रेट तय होगी उस रेट से आपको जो बायर और सेलर के बीच में ट्रेड हो जाएगा, बिजली सप्लाई नेशनल ग्रिड के थ्रू हो जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा इनका सेगमेंट है वो है टर्म अहेड मार्केट। अब टर्म अहेड मार्केट क्या है, यहाँ पर बिडिंग नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज दो पार्टीज़ को मिलाने का काम करता है। एक पार्टी कहती है भाई मेरे पास आज के लिए जो है ना वो 70 मेगावाट बिजली बची हुई है, लोगे क्या? वो फिर एक्सचेंज के थ्रू बातें करते हैं कि भाई ठीक है इस रेट पे ले लेंगे, फिर उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बिडिंग में एक्चुअली बिडिंग में ऐसे नहीं होता। बिडिंग में तो जो हाईएस्ट बिडर है आप अपनी रेट देते हो, उधर बायर अपनी रेट देता है और बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। यहाँ दो पार्टीज होती है, लेकिन उनको मिलाने का जो काम है ना, जो डे हेड मार्केट में, वो बेसिकली ये एनर्जी एक्सचेंज करता है। तो इंट्राडे मार्केट होता है, अगर दिन में कोई सरप्लस बिजली किसी के पास बची हुई है और आज किसी को बिजली चाहिए होती है पूरे दिन के लिए, वो हो सकती है 7 दिन का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 से 11 दिन तक का ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, ये इसमें बिडिंग नहीं होती है। तो ये ये सेगमेंट हो गए। इसके बाद जो चौथा सेगमेंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो भी बिजली का बायर है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, ठीक है, कि भाई आप जो है ना ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है ना, जैसे हाइड्रो हुआ, जैसे विंड हुआ, जैसे सोलर हुआ, तो इनको प्रमोट करो। तो उन्होंने जो बिजली के बायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बायर्स जो हैं, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला है कि भाई आप एक सर्टेन परसेंटेज जो है ना वो कृपया करके आप इसका खरीदो। किसका? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। थर्मल से तो आप खरीद ही रहे हो। तो मान लीजिए उनको बिजली की इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और मान लीजिए ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो अपनी ऑब्लिगेशन को, अपने लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए वो खरीद लेते हैं क्या? ये सर्टिफिकेट्स। पैसे दिए और ये एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीद लिए। तो ये इसी तरीके से है जैसे प्रोड्यूसर्स एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो PER की बात हमने टीना रबर वाले वीडियो में की थी, उसी तरह की ये चीज़ है। तो इस तरीके से तो बेसिकली ये 4 सेगमेंट हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो और एक्सचेंज है ये, तो एक डे अहेड मार्केट हो गया, एक रियल टाइम मार्केट हो गया, एक टर्म अहेड मार्केट हो गया और सर्टिफिकेट्स हो गए। अब इनका जो रेवेन्यू आता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। तो पहली चीज़, ये जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था, एक प्रोड्यूसर होगा और एक सेलर होगा, तो वो जब इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होते हैं तभी तो खरीद फरोख्त कर सकते हैं बिजली की। वो जब रजिस्टर होते हैं तो उनसे एक तो एडमिशन फ़ीस ली जाती है
और उसके साथ साथ ही उनसे एनुअल फीस ली जाती है। तो एडमिशन फ़ीस तो वन टाइम हो गई और एनुअल फीस हर साल हो गई। तो एक ही है। दूसरा, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस ट्रेडिंग में बीच में जो कमीशन होता है, जैसे अपने शेयर्स को खरीदते बेचते हैं तो जो अपनी ब्रोकरेज लगती है, उस तरह के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, तो वो दूसरा रेवेन्यू का सोर्स इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस है। और जो तीसरा रेवेन्यू का सोर्स इनका है ना, वो इनके पास बहुत सारा कैश है। क्योंकि करना क्या है, दलाल ही तो है। तो जैसे कहावत है कि दलाल के दिवाला नहीं और सूने घर में, यानी जिस घर में कुछ हो नहीं उसमें ताला नहीं। मतलब अब कोई खंडर है मान लीजिए, उसमें ताला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और दलाल के दिवाला नहीं है, तो पैसा ही पैसा आता है। अब एक प्लेटफॉर्म खरीदने के, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, जितने ग्राहक आप लाएंगे, जितनी ट्रेडिंग उसके ऊपर होगी, उतना ही आपके पास पैसा मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है, तो इनके पैसा काफ़ी है। तो वो जो पैसा जो है ना, वो इन्होंने एफडीज़ में और म्यूचुअल फंड में और जो टी बिल्स, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसमें इन्वेस्ट कर रखा, वहाँ से इनका ब्याज आता है। तो तीसरा हिस्सा इनका ये है। तो इस फाइनेंशियल ईयर 26 या जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है, यानी अप्रैल मई जून 2025, ये जो क्वार्टर था, यहाँ पर इनका जो 3% रेवेन्यू आया, वो आया एडमिशन और रिन्यूअल फीस से। फिर 74%, 74% इनका जो रेवेन्यू आया वो आया ट्रांजैक्शन फीस से, यानी वो जो दलाली होती है उससे। उसके बाद अदर इनकम से इनका जो मैंने बताया एफडीज़ और म्यूचुअल फंड वगैरह की जो इनकम होती है, तो वहाँ से इनका 23% रेवेन्यू आया। तो आप ये समझ लीजिए जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इनका काम है ना, मतलब एक्चुअल काम इनका है, वो उससे इनका 74 + 3%, दैट इज़ 77% रेवेन्यू इनका आता है। अब ये जो 3 कंपोनेंट मैंने बात की, अब ट्रांजैक्शन की बात होगी तो एक डे अहेड मार्केट हो गया, एक रियल टाइम मार्केट हो गया, एक टर्म अहेड मार्केट हो गया। अब ये जो है डे अहेड मार्केट से 33% वॉल्यूम आता है इनका, वॉल्यूम, ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम। और जो रियल टाइम मार्केट है वहाँ से इनका 34% वॉल्यूम आता है। और जो टर्म अहेड मार्केट है उसमें से केवल 10% आता है। अब बात करते हैं कि आखिर सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन ने कहा क्या है। तो देखिए, उसने ये कहा कि भाई आप क्या करते थे कि आपने बिड्स बायर्स से ली, आपने बिड्स सेलर से ली, और उसके बाद आपने, आपके पास एक एल्गोरिदम है, यानी कि एक आपके पास सॉफ्टवेयर है इनको मैच करने के लिए और एक सिंगल प्राइस निकालने के लिए कोई आपका सिस्टम है, ठीक है। वो आपने निकाल लिया और उस हिसाब से आप प्राइस अप कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो प्राइस, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब, अभी 2 एक्सचेंज और हैं हिंदुस्तान में, आप अकेले ही नहीं हो। यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज केवल अकेला एनर्जी एक्सचेंज नहीं है भारत में, 2 और एनर्जी एक्सचेंज है। तो उसमें से एक है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो PXIL है, और जो उसके दूसरा है वो है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज HPX। तो सेंट्रल CERC जो है, CERC की ड्यूटी क्या है भाई, कंपटीशन को बढ़ावा देना। यहाँ हो ये रहा है कि 85% जो मार्केट है DAM का, यानी डे हेड मार्केट का, वो IEX के पास है और इनके पास, इन दोनों एक्सचेंज के पास मिलाकर 15% है। तो एक तरीके से मोनोपोली हो गई। तो उन्होंने पिछले साल से ही, यानी कि जो 24, 25 उस और उससे भी पहले से एक कंसेप्ट पेपर निकाला था और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम ये जो सिस्टम है ना, कि भाई एक किसी के पास सारा जो है वॉल्यूम जा रहा है और वो डिसाइड कर रहा है प्राइस, ये ठीक नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि तीनों एक्सचेंजेस जो है ना, उनकी बिड्स, तीनों पे जो बायर्स की बिड आए, तीनों पे जो सेलर्स की बिड आए, उनको हम मैच करवाएं और मैच करने के बाद एक फाइनल प्राइस डिसाइड करें। अलग अलग एक्सचेंज डिसाइड नहीं करें, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना जो कंपनी है ग्रिड इंडिया, तो ये पावर ग्रिड की एक सब्सिडरी टाइप की कंपनी है। तो ग्रिड इंडिया करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी हुई, PSU है। तो उसको जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ऐसा करो कि चौथा तुम, 3 एक्सचेंज हो गए और चौथे तुम हो जाओ। तो वो रेफरी की तरह हो गया। अब जितनी भी बिड्स आती है ना तीनों के पास, वो मेरे को दो, ठीक है।
बायर की बिड दे दो, सेलर की बिड दे दो, अब मैं जो है ना मैं डिसाइड करूँगा कि इसका प्राइस क्या है, और आप तीनों लोगों को उस प्राइस पर ही इलेक्ट्रिसिटी बेचनी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि जब 85% वॉल्यूम DAM का है किसके पास, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पास, और बाकी 15% में ये दोनों यानी PXIL और HPX आते हैं, तो हो क्या रहा है फिर, तो उसकी तो मतलब ही खत्म हो गया, IEX का तो मतलब ही खत्म हो गया ना। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जब मुझे सेम रेट मिल रही है, ठीक है, तो जहाँ से मुझे सस्ता पड़ेगा वहाँ से मैं माल उठा लूँगा। तो एग्जैक्टली ये वाली चीज़ है ना, इसको मार्केट कपलिंग बोलते हैं। तो जनवरी 2026 से डे अहेड मार्केट में, जिसमें IEX का 85% मार्केट शेयर है, वो अब उससे छिन सकता है। ठीक है, छिनेगा या नहीं छिनेगा वो बात दूसरी, और इसी कारण से धड़ाम से मार्केट गिरा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जब डे अहेड मार्केट, यानी CERC ने आगे भी ये कहा है कि अगर डे अहेड मार्केट में हमारा ये जो मार्केट कपलिंग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो हम फिर इसको RTM यानी रियल टाइम मार्केट में भी लाएंगे, तो जिससे 34% वॉल्यूम आता है किसका, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। और ये जब दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम फिर इसको TAM यानी टर्म अहेड मार्केट में भी लाएंगे। तो ये होने वाला है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पूरी कहानी रही कि इस पर इससे ये जो CERC का रेगुलेशन आया, ऑर्डर आया, इससे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, आपका जो 85% शेयर है ना, वो ज़रूरी नहीं आपके पास रहे। अब तो डिफरेंशिएशन तो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। मैं कहीं से भी एक एक्सचेंज से लूँ जिसमें से मुझे सस्ता मिलेगा, जिसमें मुझे ज़्यादा सुविधा मिलेगी, जिसमें मुझे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ ही उन तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे मैं चला जाऊँगा, यानी बायर और सेलर चले जाएंगे। अच्छा, ये बात सही है कि मार्केट लीडरशिप इसके पास है, IEX के पास है, लेकिन कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ गया और मार्केट शेयर पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आने की संभावना है। तो अब जो है बात करते हैं कि इतना बड़ा जो गिरावट है शेयर में, ये कैसे जस्टिफाई, तो उसको एक पहले तो इसकी ये बात समझ लेते हैं कि इसका वैल्यूएशन किन किन और चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि क्या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा अगर इन्होंने ये ऑर्डर दे दिया तो मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये जो किस्सा है ना, ये मार्केट कपलिंग का, ये आज से नहीं चल रहा है, ये लगभग 2 से 3 साल पहले से भी चल रहा है। और मार्केट को ये बात मालूम थी। आपको और हमारे को जो रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है उनको इतनी गहराई से जानकारी नहीं हो, लेकिन जो भी समझदार प्लेयर्स हैं उनको इन सब के बारे में मालूम था, और ये रेगुलेशन तो आना ही आना था। और इसके बाद ये RTM और जो टर्म अहेड मार्केट यानी TAM जो मार्केट है इसमें भी आएगा। तो ये सब चीज़ें इनकी जो गिरावट है उसमें, या इनकी जो प्राइस थी उसमें, ये आशंका पहले से ही फैक्टर्ड इन थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, कंप्लीट जो कंपनी है ना, ये जो IEX है, इसके पास ज़बरदस्त कैश बैलेंस है। फिर मार्केट जो है ना, ये बिजली वाला मार्केट, बिजली की कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे EV आएंगे या डेटा सेंटर आएंगे या IT की और डिमांड बढ़ेगी, जैसे रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगा, तो वैसे के वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि बिजली का मार्केट भी बढ़ेगा। और फिर क्या है, मार्केट ये जो गिरावट आई इसमें ये मान के चल रहा है कि नहीं साहब, ये तो एक्सचेंज जो है ना, इसमें से 85% जो उसका वॉल्यूम है ना, ये घट के साहब 30% रह जाएगा, कोई कहता 40% रह जाएगा, कोई कहता आधा रह जाएगा इसका तो मार्केट शेयर। तो देखिए, स्विचिंग जो होती है ना, किसी की एक आदत हो जाती है ना कि मैं यहीं से ट्रेड करूं, तो वो अगर लगातार अच्छी फैसिलिटी देता रहता है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देता रहता है, मतलब प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जैसे एडमिशन फीस हुई और जो एनुअल फीस हुई और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हुए, वो अगर रीजनेबल देता रहता है, वो कंपटीशन के तैयार हो जाता है कि भाई तुम गिराओगे ना, बाकी 2 एक्सचेंज गिराओगे ना अगर तुम प्राइस, तो मैं भी गिराऊंगा। अगर इस तरह की चीज़ के लिए वो तैयार हो जाता है ना, तो जनरली कस्टमर छोड़ के नहीं जाता है। तो स्विचिंग कॉस्ट एक होती है, कुछ तो आदत होती है।
और कई बार ये होता है आदमी का सेट रहता है कि हाँ यार इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, मुझे इसका प्लेटफॉर्म पसंद आता है, ठीक है वो। इसके बाद ये एनर्जी एक्सचेंज है, यानी IEX एनर्जी एक्सचेंज है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज नहीं है। तो एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, तो इन्होंने गैस एक्सचेंज शुरू किया है, तो वहाँ पर नेचुरल गैस की जो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है वैसे नेचुरल गैस की फिजिकल ट्रेडिंग होती है। फिर इन्होंने कार्बन ट्रेडिंग, जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं तो उनकी ट्रेडिंग के लिए भी इन्होंने एक्सचेंज शुरू किया है इसी प्लेटफॉर्म के अंडर में, यानी IEX के अंडर में। और ये कोल एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोल की जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ से कोल, जहाँ पर एक्सेस सप्लाई होगी वहाँ से, जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ डिमांड शॉर्टेज होगी उधर चला जाएगा। तो ये चारों पांचों जो डेवलपमेंट हैं ये इस एनर्जी एक्सचेंज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मार्केट सिर्फ एक डेवलपमेंट देख रहा है, वो है मार्केट कपलिंग वाला। डेफिनेटली मार्केट कपलिंग से इनके मार्जिन्स पर हिट आएगा, डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा, डेफिनेटली इनकी मोनोपोली ख़त्म होगी, लेकिन हर शेयर का कोई ना कोई भाव होता है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये कौन सा भाव, इसका एक फेयर क्या रेंज है इसकी, जो हम ये कह सकते हैं कि साहब ये एक रीजनेबली वैल्यूड शेयर होता है। तो देखिए मैंने इसके दो भाव लगाए हैं। एक मोस्ट पेसिमिस्टिक, यार सब कुछ खराब हो गया, तो उसमें मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो अभी इसकी EPS है वो 4.88 है, यानी अर्निंग पर शेयर जो है इस IEX की 4.88 है। अब मैं ये कहता हूँ साहब सब कुछ बर्बाद हो रहा है ये तो 20% में उसमें अर्निंग्स में माइनस कर लेता हूँ। हालांकि ये जो सब रेगुलेशन आएंगे ना ये जनवरी 26 से आएंगे, ठीक है, अभी 6 महीने हैं हमारे पास, तो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि साहब 20% मेरी EPS कम हो जाएगी और मेरी PE जो है अभी 29 के आसपास है, तो मैं वो 25, तो इस हिसाब से इसका जो भाव आता है ना मोस्ट पेसिमिस्टिक, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बाद जो भाव आता है वो करीब 100 रुपीज़ आता है। तो 100 रुपीज़ और उससे नीचे आ जाए तो कहने ही क्या, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये शेयर उस तरीके से आएगा। अब एक मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियो, यानी कि मोस्ट लाइकली कि हाँ ये भाव के आसपास अगर आ जाए, जिसकी आने की संभावना भी है, हो सकती है, और वो एक इसकी फेयर प्राइसिंग होगी, तो उसमें मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा जो EPS है वो फ्लैट रहता है और मेरा जो PE है वो कंप्रेस होकर 25 आ जाता है। तो PE के कंप्रेशन का मतलब ये कि सारे नेगेटिव फैक्टर्स मैंने एडजस्ट कर लिए उसमें। तो अगर मैं ये कर दूं तो उसका भाव करीब 125 रुपये आता है। तो और खींच लीजिए इसको, आप इसको कह दीजिए नहीं एकमात्र लिस्टेड कंपनी है ये, बाकी दोनों एक्सचेंजेस तो लिस्टेड नहीं है और आगे भी इसके पास पैसा बहुत है तो नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी लाएगा ये। तो आप इस तरह के कोई और ऑप्टिमिस्टिक इसको सिनारियो देना चाहें तो और दे दीजिए। 30 रुपये आप 25 की जगह 30 कर दीजिए, और 5 रुपये आप भी कहो भाई मैं तो मेरे को बहुत अच्छा शेयर लगता है मैं 5 रुपये और दे देता हूँ, तो 35। तो 125 से 35 की जो वैल्यूएशन है ना इसकी, ये मोस्ट लाइकली फेयर वैल्यूएशन है। मोस्ट लाइकली का मतलब ये कि जिसमें हाँ ये जो रेंज है ना 125 से 135 की रेंज है, ये मोस्ट रीजनेबल, मतलब यहाँ पर शेयर के आने की संभावना भी है और यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यूएशन भी है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 100 से नीचे आ जाता है, जो मुझे लगता नहीं आएगा, तो जैसे मैंने बताया कि खतरनाक, ये मतलब इसकी वैल्यूएशन बहुत ही अंडर वैल्यूएशन हो जाएगी। और अगर ये 135 से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, ठीक है ना, वैसे वैसे इसमें कमाने के चांस कम होते जाएंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस है। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कोई निर्णय लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।